नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के सामान्य विज्ञान के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आप सभी उपस्थित हो जाएं और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में आपने देखा होगा कि अभी तक 2 क्लासेस हमारी हुई हैं और उन 2 कक्षाओं में हमने लगभग 100 प्रश्नों को हल किया है। आज आगे भी प्रयास रहेगा कि कम से कम इस सेशन में 40 मिनट के इस सेशन में हम 50 प्रश्नों को हल कर सकें। और आप जानते होंगे कि अब आपको एक टारगेट भी दिया जा चुका है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपको टारगेट दिए गए हैं उस आधार पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। हमने 30 दिन का एक टारगेट दिया है कि 30 दिन में कैसे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस दिशा में आपको बढ़ना है। 30 दिन का एक टारगेट मैंने आपको उपलब्ध कराया है और इसी प्रकार से साप्ताहिक टारगेट प्रत्येक सप्ताह में हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। 4 सप्ताह को हम लेकर चल रहे हैं जनवरी माह के, और उसी आधार पर हमें तैयारी को अपने आगे बढ़ाना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार पीसीएस के अलावा कई सारी अन्य परीक्षाएं बिहार राज्य से संबंधित देते हैं। उनका एक, आप कह सकते हो कि उनका एक प्रश्न रहता है कि सर जो करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं या जो सामान्य विज्ञान देख रहे हैं या आप कह सकते हो जीएस का सामान्य अध्ययन का जो सेक्शन देख रहे हैं, क्या वो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए? तो जी हाँ, जवाब इसका है हाँ। क्योंकि चाहे करंट अफेयर्स की आप बात करो, चाहे सामान्य विज्ञान की आप बात करो, आपको पता होगा कि ये जो दोनों जो विषय वस्तु हैं ये सभी परीक्षाओं में महती भूमिका निभाते हैं बच्चे के सिलेक्शन में। क्योंकि सामान्य विज्ञान लगातार इसका जो स्कोप है आप कह सकते हो ना, वो बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो, पिलर के रूप में सभी एग्जामों में रहता है। तो करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान विशेष रूप से जब आप यहाँ पे देखते हो तो सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे उसको बांट के नहीं देखना है कि या तो पीसीएस के लिए है या ट्रिपल एससी के लिए है, तो ऐसे नहीं परेशान होना है। जो यहाँ पे देख रहे हो वो सभी परीक्षाओं के लिए है और उसी संदर्भ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों के कि क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कौन से प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उन सब की बात हम करेंगे। तो पहले सभी उपस्थित हो जाए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके अपने प्रश्नों को देखते हैं। क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से, मेरा ऐसा मानना है कि जब एग्जाम के कम दिन बचे हों तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और उसी उद्देश्य पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब एग्जाम में अब लगभग 1 माह बचे हैं और 1 माह में कैसे हम अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपने पहले तो पढ़ रखा होगा। और यदि पहले पढ़ रखा है तो जरूरी है कि आपका वो टेस्ट हो प्रत्येक दिन, आप प्रत्येक दिन जांच सको कि जो आप पढ़े हो क्या उसमें से कुछ आउटपुट निकल रहा है। दूसरी बात, जब आप कहीं पे लाइव सेशन से जुड़ते हो तो आप देखते हो कि आपके साथ कई सारे अन्य बच्चे भी होते होंगे, वो भी जवाब देते होंगे। तो वहां से आपको ये एक अंदाजा लग जाता है, एक अनुमान लग जाता है कि आपके साथ जो बच्चे हैं उनका लेवल क्या है, किस प्रकार से वो जवाब दे रहे हैं, उनका कितना सही हो रहा है, आपका कितना सही हो रहा है और कितना आपको सुधार करने की जरूरत है। तो 2 फायदे होते हैं टेस्ट से। एक तो आप अपना जो कह सकते हो कि मूल्यांकन कर सकते हो, वहीं दूसरी तरफ आप यह अनुमान लगा सकते हो कि जिनके साथ आपका कंपटीशन है उनका लेवल क्या है, उनके लेवल तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आज के सेशन का है, फास्ट जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न देखना है और प्रश्न देख के तुरंत जवाब देना है। चलिए बताइएगा, सबसे पहले प्रश्न देखिए और प्रश्न देख के तुरंत आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न देखना है और प्रश्न देखकर तुरंत जवाब देना है। बताइए क्या बोला जा रहा है। नीचे दिए गए, ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले बोला जा रहा है यहां पे कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पे दिए हुए हैं। पहला कह रहा है अदरक प्रकंद, आलू कह रहा है मूल, प्याज कह रहा है मासल पर्ण और नारियल कह रहा है भ्रूण पोष। इनमें से कौन सा सही है? चलिए बताइएगा, इनमें से सही कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। चलिए सभी का जवाब आना चाहिए। देखो फास्ट जवाब देना है क्योंकि हम 40 मिनट का टारगेट लेकर चल रहे हैं और 40 मिनट में कम से कम 50 प्रश्न हमने देखने हैं।
ठीक है, तो यहां पे बात हो रही नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 1 का आपको जवाब देना है, बताइएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, बताएं कौन सा सही सुमेलित है। देखो इसमें यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया, सॉरी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 इसमें क्या है, ये सही सुमेलित हैं। और 3 जो सही सुमेलित है उनमें यदि हम बात करें तो नारियल का संबंध भ्रूणपोष एकदम सही सुमेलित है, प्याज और मासल स्पर्श एकदम सही सुमेलित है, ठीक है, अदरक प्रकंद एकदम सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है आलू मूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फास्ट जवाब दीजिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, 4 नाम दिए हैं ना, फिनोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या पेनिलोलॉजी, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, यही आपको बताना है। चलिए बताइएगा, 1 2 3 4 में से कौन सा सही है। फास्ट जवाब, देखो फूलों का अध्ययन हो गया, विषाणुओं का अध्ययन हो गया, ये सब कई बार आपको बताया गया। ये तो आप देख रहे होंगे ना कि स्टार्टिंग में जब आप पेज पलटते हो, पहला पेज की शुरुआत यहीं से होती है। बताइएगा इसका, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है एंथ्रोलॉजी। याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन को हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन चक्र की दृष्टि से, फास्ट जवाब दीजिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आपको बताना है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आपको बताना है। बताइएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चले बताइएगा, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, जीवन चक्र की दृष्टि से। विकल्प में क्या क्या दिया है, पुष्प, तना, जड़, पत्ती। जीवन चक्र की दृष्टि से बोल रहा है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से यदि हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण अंग के, तो वो आपका हो जाता है पुष्प। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। 4 विकल्प, उनमें केवल अंडप होता है, ध्यान रखिएगा, उनमें केवल अंडप होता है। दूसरा कह रहा उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है, या उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडप होता है, आपको बताना है। उभयलिंगी फूलों की बात की जा रही है, तो बताइएगा उभयलिंगी फूलों के संदर्भ में कौन सा सही है, आपको बताना है। झारखंड पीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। उभयलिंगी फूलों की बात हो रही है, और उभयलिंगी फूलों की बात यदि हम करें तो इनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, देखो फास्ट जवाब देना है आप सबको, क्विक रिस्पॉन्स करना है, और क्विक रिस्पॉन्स करेंगे तभी इस सेशन का जो उद्देश्य है ना वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि यहां पे क्या है कि हम एक तरफ से पढ़ने नहीं बैठे हैं, यहां पे हम अपना अभ्यास करने बैठे हैं, अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। और टारगेट हमारा है कि हमारा कम से कम 800 अधिकतम 1000 प्रश्न हमें देखने हैं। ठीक है, चलिए इसको बताइए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूल गोभी की बात हो रही है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, बताइएगा। क्या क्या बोला जा रहा है, भूमिगत डंठल, ताजा पुष्प समूह, पत्ते, जड़। क्या बात हो रही है, फूल गोभी सबने देखा होगा, सबने खाया होगा, सबके किचन में मिलता भी होगा। ठीक है, बोला जा रहा है सबसे उपयोगी भाग कौन सा है, तो भैया फूल गोभी का क्या कौन सा भाग हम उपयोग करते हैं, सबको पता है, ताजा जो पुष्प समूह है उसी का उपयोग करते हैं। तो सी विकल्प आपका
सही उत्तर है, क्योंकि हम न डंठल का उपयोग करते हैं, न जड़ का उपयोग करते हैं और ना ही पत्तों का करते हैं, तो ताजा पुष्प समूह करते हैं, तो इसलिए ताजा पुष्प समूह आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? बताइएगा, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? बताइएगा। चार नाम दिए हैं, ओल्फिया, एजोला, फाइकस या लेमना। इनमें से सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा फूलों वाला जो पौधा है वो है बोल्फिया। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? देखो ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो आपको रट जाने चाहिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? क्या क्या नाम दिया है? यहां पे कमल दिया है, ठीक है, कमल के बाद ग्लोरी लिली दिया है, सूर्यमुखी दिया है और रैफलेशिया दिया है। तो बोला जा रहा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये सब फैक्ट ऐसे हैं जो आपको रट जाने हैं। ठीक है, तो बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प इनमें से है कौन? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, सभी को जवाब देना है। नहीं पता है तो तुरंत इग्नोर करना है, जबरदस्ती जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में 1/4 निगेटिव अंकों का प्रावधान है। तो इसलिए जब आप इस प्रकार के सेशन में बैठते हैं, इस प्रकार के सेशन में प्रश्नों को देखते हैं, तो आपकी वरीयता होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो प्रश्न आपको 100% आ रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि यही सीखना बहुत बड़ी कला है कि हम परीक्षा में कौन से प्रश्न को छोड़ें, कौन से प्रश्न को हल करें, यह भी बहुत बड़ी कला है। तो इसलिए अपने परीक्षा में जो प्रश्न आपको 100% आ रहे हैं ना, उन्हीं का जवाब देना। सबसे पहले जो अभ्यास आप करते हो, जो टेस्ट आप देते हो, इन सब में यही फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले वही प्रश्न टच करना है हमें जिसके जवाब हमें 100% आते हो। तो इस सेशन में भी यदि आपको इसके जवाब 100% आ रहे हैं तो दीजिए, अन्यथा स्किप लिख के टाइप कर दिया करिए। ठीक है, स्किप लिख के या यस लिख के टाइप कर दिया करिए, तो उसका मतलब हम समझ जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप स्किप कर रहे हो। क्योंकि ये जानना जरूरी है, जबरन नहीं हल करना है। ठीक है, कि आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भी ABCD जवाब दिए जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, इससे आपका नुकसान ही होगा। तो पहले 100% प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाए उसको सीखिए। जब आप उसको सीख जाते हैं ना, एक बार उसको सीख जाते हैं 10 दिन 15 दिन में, तो इसके बाद फिर एलिमिनेशन कैसे करना है वो हम सिखाएंगे, उस पर आपको परेशान नहीं होना। लेकिन पहले अभी जो 100% आ रहा है उसी का जवाब दीजिए। यहां पे आपको बता दें, रैफलेशिया इसका सही जवाब है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वह है रैफलेशिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है? परागण है। परागण क्या है आपको बताना, बताइएगा। परागण क्या है आपको बताना है। परागण क्या है आपको बताना है। क्या क्या दिया है? स्टिग्मा से पराग कोष एक पराग का संचार, पौधे में पराग का उत्पादन, पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। बताइएगा परागण क्या है? परागण क्या है? परागण तो बहुत कॉमन सा शब्द है, अक्सर आपको सुनने को मिलता है, तो बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, परागण का मतलब होता है कि पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। जिन्होंने जवाब दिया बेहतर, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने स्किप किया है उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि कम से कम एक कला तो आप सीख रहे हो ना। इसको बताओ, हवा में परागण को क्या कहा जाता है? हवा में परागण को क्या कहा जाता है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है आपको बताना है। बताइएगा, हवा के परागण को क्या कहा जाता है। फास्ट जवाब
बताइए, यहां पे बोला जा रहा है कि हवा के परागण को, याद रखना है, हवा के परागण को बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको रट जाने हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको रट जाने हैं। इसका सही उत्तर है एनिमोफिली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइएगा, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायु द्वारा देख लिया आपने, अब बोला जा रहा है पक्षियों द्वारा। जवाब दीजिएगा, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी आपने हवा द्वारा देखा है, अब पक्षियों द्वारा बात हो रही है, तो याद रखिएगा, पक्षियों द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अनिर्थोफिली। क्या बोलते हैं? अनिर्थोफिली। ये आपको याद रखना है, ये पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं अनिर्थोफिली। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, सभी को जवाब देना है। आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? बताइएगा, आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? यदि आपको याद हो तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपकी क्लास में बताया कि भाई आभासी फल होता क्या है, फॉल्स फ्रूट या वास्तविक फल होता क्या है। तो आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। यदि आप भूल गए हैं तो फिर गलत बात, इसका जवाब दीजिएगा। आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? सेब, आम, टमाटर या अमरूद। आभासी फल का एक उदाहरण कौन सा है? आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। अब आभासी फल और वास्तविक फल किसको कहते हैं ये जाके आपको देख लेना है, क्योंकि इसके बारे में आपके इसी लाइव सेशन में, इसी प्रकार के लाइव सेशन में बोला गया है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, याद रहना है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? लीची को किस प्रकार के फलों के प्रकार में रखा जा सकता है? बताएं, लीची को किस प्रकार के फलों के प्रकार में रखा जा सकता है? फास्ट जवाब दीजिएगा, लीची को किस प्रकार के फलों के प्रकार में रखा जा सकता है? फास्ट जवाब, लीची को फलों के कौन से प्रकार में रखा जा सकता है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो सभी का इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है। फलों का वह प्रकार कौन सा है जिसमें लीची को रखा जा सकता है? बताइएगा, फास्ट जवाब। देखो लीची की जब बात करते हैं ना, तो लीची को जो रखा जा सकता है वो नट में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प है नट। आगे बढ़ते हैं, टमाटर क्या है? टमाटर क्या है आपको बताना है, बताइएगा, टमाटर क्या है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली या खाद्य तना। ई विकल्प भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। टमाटर क्या है आपको बताना है। देखो ये तो दैनिक जीवन में घरों में प्रयोग होने वाली चीजें हैं, ठीक है, किचन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी पिछला प्रश्न आपने देखा था कि वहां पे हमने इसको फलों की श्रेणी में रखा था, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, टमाटर एक क्या है, एक फल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14, इसको देखते हैं। वह एक संग्रहित फल है कौन सा? इनमें से कौन सा है जो एक संग्रहित फल है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या लीची। फास्ट जवाब, इनमें से कौन सा है जो संग्रहित फल है? बताइएगा, संग्रहित फल कौन सा है? देखो सभी को जवाब देना चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके यहां पूछे गए हैं, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न आपके यहां पूछे गए हैं, तो इसका जवाब भी आपको आना चाहिए। बताइएगा, संग्रहित फल कौन सा है? इसमें 4 दिए हैं ना, सहतूत, शरीफा, लीची, स्ट्रॉबेरी। इसका सही उत्तर है सहतूत, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। और आज मैं देखूंगा और पूछूंगा भी कि आप में से किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो अभी जवाब देना है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? अब बिहार वाले यदि लीची के बारे में ना बता पाए तो फिर कौन बताएगा? बताइएगा, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है?
लीची का कौन सा भाग खाया जाता है आपको बताना है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, अंतः फलाभित्ति, मध्य फलाभित्ति, मांसल एरिल या फलाभित्ति। देखो लीची की बात हो रही है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वो है मांसल एरिल। याद रखिएगा, मांसल एरिल भाग लीची का खाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, इसको बताइएगा। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? बताइएगा, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? बताइए। यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो फलों के नाम दिए हैं, इनमें से किसका खाने लायक होता है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किसका गूदेदार थैलेमस खाने योग्य होता है? 4 विकल्प आपके हैं। इन 4 विकल्पों में बात करें तो आम हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, टमाटर। फास्ट जवाब दीजिएगा भैया, थोड़ा सा ऊर्जावान रहना है, तभी हमारी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, निराश नहीं होना। प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, आएगा। जब हम उस टॉपिक को फिर से पढ़ेंगे आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ पे निराश नहीं होना है। और इसका सही उत्तर है सी विकल्प। याद रखिएगा, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17, इसको बताइएगा। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? बताइएगा, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 जवाब दीजिएगा। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं बताइएगा। 4 विकल्प हैं, अंडाशय और अंडाशय भित्ति से, भ्रूण खाद्य निचय और आवरण से, बीज पत्र से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है बीज पत्र से। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। पुष्पी पादपों के बीज जो हैं वो बीज पत्र से निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, इसका जवाब दीजिए। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? फास्ट जवाब दीजिए। देखो, समय नहीं लेना है ज्यादा। ठीक है, समय नहीं लेना है ज्यादा। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है आपको बताना है। बताइएगा, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? गैमिटोगैमी, पार्थेनोकॉपी, हाइब्रिडेजेनेसिस या एपोमिक्सिस। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पार्थेनोकॉपी। ठीक है, बी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप सबके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, साथ साथ नोट करते हुए आगे बढ़ना है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? बताइएगा, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अपबीजाणुता, अनिकेश फलन, अनिकेश जनन या पर निषेचन। बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा सही है? याद रखिएगा, रट जाइएगा, ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का जब विकास होता है तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। इससे मिलता जुलता एक शब्द यहां पे और दिया है, अनिषेक फलन। ये नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, अनिषेक जनन बोलते हैं। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण के विकास को बोलते हैं अनिषेक जनन। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसको बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार कौन सा नहीं है आपको बताना। चलिए बताइएगा, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, कौन सा? प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिए। 20 का जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा, 20 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिए। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? विखंडन, मुकुलन, बाइनरी फिजन या परनिषेचन। कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? याद रखिएगा, इसमें जो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है वो है परनिषेचन। ए विकल्प आपका सही उत्तर है।
पर निषेचन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बताइएगा। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, आपको बताना है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, गतिशील पयुग्मक या अचल पयुग्मक, बताएं। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दीजिएगा, बताएं इसका कौन सा सही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है, फास्ट जवाब देना है। इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है? 4 विकल्प है ना, तो इन चारों में से सही कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सा सही है। देखो इसका सही उत्तर है द्विगुणित युग्मनज, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? अब इतना आसान सा प्रश्न, इतना आसान सा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए भैया, गलत नहीं होना चाहिए। आपके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए कि ये प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, इसका सही जवाब आपको देना है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है आपको बताना है। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? यदि आप इसको ना बता पाओ ना, तो फिर आपको जीव विज्ञान में 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। जीव विज्ञान में 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी फिर आपको, यदि आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है। तो इसलिए सभी जवाब दीजिए, सभी को जवाब देना अनिवार्य है। और आपको बता दें कि कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो यह है लाइकोपिन। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, लाइकोपिन के कारण ही टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसको बताइए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? बताइएगा। टमाटर हमने देख लिया, अब बात आ गई गाजर की, कि गाजर का जो रंग है वो किसके कारण होता है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। किसके मौजूदगी के कारण गाजर का कलर ऐसा होता है? क्लोरोफिल, फाइकोरिंथ्रिन, फाइकोसाइनिन या कैरोटीन, किसके कारण गाजर का यह कलर होता? बताइएगा। अच्छा प्रश्न, ये सब रटने वाले प्रश्न है कि आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। बताइएगा, इसका जवाब दीजिए। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो रट जाइएगा, गाजर का कलर जो है वो कैरोटीन के कारण ऐसा होता है, कैरोटीन इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24, इसका जवाब दीजिएगा। इसको बताइए, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? चलिए, टमाटर देख लिया हमने, गाजर देख लिया, पपीते की भी बात आ गई। बताइएगा, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? प्रश्न संख्या 24, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? बताइएगा। यहां पे क्या क्या दिया है? पैपन दिया है, लाइकोपिन दिया है, कैरोटीन दिया है, और इसके बाद दिया है कैरिका जैंथ्रिन। अब बताना है आपको किसके कारण होता है पपीते का रंग पीला। बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। किसके कारण पपीते का रंग पीला देखने को मिलता है इन चारों में से? चलिए, सभी को जवाब देना है और फास्ट जवाब देना है। देखो, पपीते के रंग पीले की बात करें तो इसका कारण है कैरिका जैंथिन। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो टमाटर देख लिया आपने, पपीता देख लिया और गाजर देख लिया, 3 आप देख चुके हो, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? अच्छा प्रश्न है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च इतनी तीखी क्यों होती है, किस कारण से होती है, क्या ऐसा उपस्थित होता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपिन, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन या कैप्सेसिन? बताइएगा, कैप्सेसिन कौन सा इनमें से कारण है? तो याद रखिएगा, मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वो बी विकल्प के कारण से है, कैप्साइसिन के कारण है। याद रखिएगा, कैप्साइसिन के कारण है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, कैप्साइसिन के कारण है, बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, आपको बताना है। सिनकोना का कौन सा भाग, बहुत सुना होगा आपने सिनकोना के बारे में, बहुत पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, याद भी होगा, तो बताइएगा कौन सा भाग औषधि देता है। प्रश्न थोड़ा सा भाषा अलग है, सामान्य तौर पे ऐसे नहीं पूछा जाता इसको, लेकिन इसकी थोड़ी सी भाषा अलग है। 2 बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। बताइएगा कौन सा भाग औषधि देता है सिनकोना का? फास्ट जवाब। आप जानते हैं सिनकोना की जो छाल होती है ना, वो औषधि देती है। इतना कॉमन सा प्रश्न है, सी विकल्प सही उत्तर है। और यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत करते हो, याद रखिएगा, यदि आपके इस प्रकार के प्रश्न गलत हो रहे हैं ना, तो फिर आप बहुत पीछे छूट जाते हो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जो आसान प्रश्न होते हैं वो सबको आते होते हैं, और जो सबको आ रहा है यदि आप वहां पे गलत कर रहे हो, मतलब आप अन्य कैंडिडेट से पीछे रह रहे हो। ठीक है, कठिन प्रश्न क्या है कि लगभग सभी के गलत होते हैं। ठीक है, कोई 2 गलत कर रहा है, कोई 3 गलत कर रहा है, लेकिन आसान वाला ना बहुत कम लोग गलत करते हैं। और जो आसान प्रश्न गलत कर देते हैं ना, यदि आपने अपनी परीक्षा में 4 से 5 आसान प्रश्नों को गलत कर दिया, ठीक है, तो निश्चित तौर पे आपको मान के चलना है कि आप लाइन से हो गए हो बाहर। क्योंकि जो टफ प्रश्न होंगे, जो सबके लिए चुनौतीपूर्ण है, वहां आपके लिए भी चुनौती होगी। ठीक है, या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो, लेकिन अच्छे लेवल की कैसे होगी? जब आसान वाला आप गलत कर जा रहे हो, तो निश्चित रूप से जो कठिन वाला है उसको आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप में आत्मविश्वास नहीं रह जाएगा। इसीलिए परीक्षा में एक चीज और ध्यान में रखना होता है, जब हम परीक्षा भवन जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में जाके हमने पेज पलटा और प्रश्न संख्या 1 देखा, मान लो अर्थव्यवस्था का प्रश्न आ गया, नहीं आ रहा है। 2 देखा अर्थव्यवस्था का है, नहीं आ रहा है। 3रा देखा साइंस का आ गया, वो भी नहीं आ रहा है। तो घबराना नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चुनौती उत्पन्न करने के लिए डाले जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति का वो टेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है। 10 से 15 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपके पेपर में ऐसे मिलेंगे जो, और उसमें से 4-5 तो ऐसे होंगे जो आपने सुना भी नहीं होगा। तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मानसिक टेस्ट है ना, उसको लेने के लिए होता है। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? फास्ट जवाब दीजिएगा, 50 हमें समाप्त करना है, वो भी अगले 8 से 10 मिनट में। बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 का जवाब आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? पवन, कवक, जंतु या जल? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है कवक, बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, अभी आज चेक भी होगा कि आप में से कितने लोगों के जवाब सही हुए हैं। धनिया में उपयोगी अंश होता है, क्या होता है भाई? सबके घरों में प्रयोग होता होगा, आप खरीद के भी लाते होंगे बाजारों से। बताइएगा, बोला जा रहा है कि धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? देखो यहां पे मूल और पत्ते, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल, या पत्ते और फल? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका जवाब फास्ट दीजिए। इसका कौन सा सही उत्तर होगा? देखो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले पत्ते हम यूज करते हैं धनिया के, और धनिया में जो फल लगते हैं उससे फिर पाउडर बनता है। तो यहां पे पत्ते और सूखे फल की बात हो रही है, सी विकल्प सही उत्तर है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अच्छा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। बताइएगा, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, मैंने 2 आपको बताए थे करंट अफेयर्स में। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जाके करंट अफेयर्स देखिए। नहीं देखना चाहते तो कम से कम इतना जाके देख लीजिएगा कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट क्या है। ठीक है, कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको याद रखना है। इसका जवाब, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फूल, पत्ते, मूल या अधपके फल? अफीम पोस्ता की बात आ रही है तो यह अधपके फल से प्राप्त किया जाता है, सी विकल्प सही उत्तर है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इनमें से कौन सा है भैया जिसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? बताइएगा, कौन सा ऐसा है जिसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है?
बताइएगा। अब देखो, ताड़ का जो पत्ता है वो मसाले के रूप में तो प्रयोग नहीं किया जाता, ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी छाल। बचा है लौंग। लौंग का इस तरह का पौधा तो होता नहीं कि उसमें छाल आपको देखने को मिले। इसके बाद बचा है आपका नीम। नीम का जो पौधा है, छाल तो होती है लेकिन मसाले के रूप में तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब बचा कौन सा है? दालचीनी। तो ये विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। प्रश्न संख्या 31, फास्ट जवाब। केसर मसाला बनाने के लिए कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र? यहां पे आपको बता दें, इसका सही उत्तर होगा वर्तिकाग्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तने से इनमें से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, आपको बताना है। कपास, क्वायर, सनई या सेमल? तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कपास, क्वायर, सनई या सेमल? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। तने से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कपास, क्वायर, सनई या सेमल? फास्ट जवाब दीजिए। कौन सा रेशा प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा, कौन सा रेशा प्राप्त होता है, आपको बताना है। याद रखना है, ये जो सनई होता है ना, ये जो है वो तने से प्राप्त होता है। इसको बताओ। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सभी रेशे हैं, याद रखिएगा, लेकिन कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, आपको बताना है। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? आप जानते हैं कपास के बारे में कि कपास भैया ये तने का उत्पाद नहीं, ये तो फूल लगता है ना, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कपास। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? फास्ट जवाब। लौंग किससे प्राप्त होता है? यहां पे क्या क्या दिया? फूल की कली, तनिया, पत्तियां या जड़? तो किससे प्राप्त होता है? लौंग की यदि हम बात करते हैं तो जो फूल लगता है ना, फूलों की कली से हमें प्राप्त होता है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? अफीम के बारे में अभी एक प्रश्न हम देख चुके हैं, ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, 2-3 प्रश्न पूछे पहले, कि अधपके फल की बात होती थी। अधपके फल, तो यहां पे कहीं अधपके फल का संदर्भ है? जी हां, यहां पे है। बिना पके फल के लैटेक्स से, तो याद रखिएगा, बिना पके फल या अधपके फल के लैटेक्स से यह प्राप्त होता है, तो सी विकल्प सही उत्तर है। आगे, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। चलिए बताइएगा, पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? फास्ट जवाब। पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? बताइएगा, कौन सा ऐसा है जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम या पैरेनकाइमा? आपको पता होगा फ्लोएम का काम होता है या, तो ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है। फ्लोएम जो है वो पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है, इसलिए आपको इसको रट जाना है। ठीक है, रट जाना है तो रट जाना है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि इसमें पानी ऊपर कैसे जाता है? बताइएगा, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों को आपको जवाब देना है। फ्लोएम, मेरिस्टेम, पैरेकाइमा या जाइलम? पानी ऊपर कैसे जाता है इन पौधों में, आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए।
वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? चलो सभी को जवाब देना है। याद रखिएगा, पानी ऊपर जाता है जाइलम के द्वारा। डी विकल्प सही उत्तर है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? अब देखो सेम प्रश्न है, ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इसी प्रश्न की चर्चा हमने पिछले प्रश्न में की है, सिर्फ भाषा अलग है। बताइएगा, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम की उपस्थिति से होता क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, प्रश्न संख्या 38, जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? बताइएगा फास्ट जवाब। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थों का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? बताइएगा। अभी अगला प्रश्न आपने देखा ना, मतलब पिछला जो अभी आपने देखा, सेम चीजें यहां पे पूछी जा रही हैं, तो आप इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हो? बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं, भूलना नहीं है। इसका सही उत्तर है जल का वहन। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 39, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी किसके लिए होता है? इसके बारे में भी अभी आपने पढ़ा है, फ्लोएम के बारे में भी अभी आपने पढ़ा है 2 प्रश्न पूर्व। तो इसके बारे में बताइए, अभी आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका ध्यान जो है वो क्लास में है तो ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या बोला जा रहा है? आहार वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए या अमीनो अम्ल के वहन के लिए फ्लोएम की बात हो रही है। अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की है इसकी 2 प्रश्न पूर्व। तो प्लीज सभी का सही जवाब आना चाहिए। ये प्रयास सबका होना चाहिए कि इसमें गलती ना हो और आप सही जवाब दो। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब देना है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसके लिए? किसके लिए उत्तरदायी होता है आपको बताना है। फास्ट जवाब, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसके लिए? याद रखना है, पौधे में फ्लोएम की जब बात करते हो तो पौधे में जो फ्लोएम है वो आहार के लिए उत्तरदायी होता है, आहार वहन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पेड़ जो है उसकी आयु कितने वर्ष है, यह पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है, यह आपको बताना है। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, जवाब दीजिए, कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? शाखाओं की संख्या की गणना करना, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करना, पेड़ की छाल के आकार का मापन या उसमें फूल खिलने वाले मौसम की गणना। आप जानते हो जब कोई पेड़ काटा जाता है ना, तो उसमें आपको देखने को मिलता है बहुत सारी रिंग बनी होती हैं और उन्हीं छल्लों के आधार पे, उन्हीं रिंग के आधार पे उसकी वर्ष का अनुमान लगाया जाता है, उसका वर्ष ज्ञात किया जाता है। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना कर हम उसके बारे में पता करते हैं। अब आप में से किसका कितना सही हुआ है, चलो ये फास्ट बताइएगा, क्विक जवाब दीजिए कि इस सेशन में जो अभी 40 प्रश्न हमने देखे हैं, आप में से किसके कितने गलत हुए हैं ये बताइए, क्योंकि गलतियों से ही हमें सीखना है। ठीक है, सही जो हो रहा है अच्छी बात है, उस पर हमें नहीं जाना है। कितने गलत हुए हैं ये बताइएगा। सभी का जवाब आना चाहिए कि आप में से किसके कितने गलत हुए हैं, क्योंकि ये प्रीमियर सेशन है, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस वीडियो को देखने का प्रयास करूंगा जहां भी उपस्थित रहूंगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी रही तो, और मैं देखूंगा भी, और आप देखोगे कि शायद जवाब भी आ रहे हो, मेरा जवाब भी आपके कमेंट में आ रहा हो, तो उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी जवाब दीजिए कि किसके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, प्रमुखता से कितने गलत हुए हैं ये अनिवार्य रूप से बताना है, और जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको दूर करना है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, और अपने नोट्स को रविवार को शेयर भी करना है, 1 तारीख को नोट्स शेयर भी करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? इसमें एक प्रश्न और था, तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बताइए, एक प्रश्न और बता दीजिए, इसके बाद इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। वाणिज्यिक मूल वाला कार्क किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। कार्क की बात हो रही है कि किससे प्राप्त होता है, वाणिज्यिक मूल वाले कार्क की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, वाणिज्यिक मूल वाला जो कार्क है वो क्वेकर्स से प्राप्त होता है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। जो भी गलतियां हुई हैं उनसे सबक लेना है,
उनसे सीख लेना है और उनको दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, एक बार 800 प्रश्न पूरे हम देख लें तो आपको भी आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, किन क्षेत्रों में आपको काम करने की जरूरत है। और जैसे ये सीरीज जीव विज्ञान के लिए है, ऐसे अन्य विषयों के लिए भी ये सीरीज लाई जाएगी। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिलते हैं कल की क्लास में।